दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि भारतीय रुपया डॉलर की अपेक्षा कमज़ोर हुआ और ये कमज़ोरी होते होते आज की तारीख में ऐसी हो गई है कि एक डॉलर हमारे लगभग 75 रुपीज़ के बराबर हो गया है। कई बार सत्ता में आने के लिए पार्टियां ये चुनावी वादा भी करती हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो रुपए को मजबूत कर देंगे और हो सकता है कि इसको हम घटा करके 40-35 रुपए तक लेके चले जाएं। लेकिन वास्तव में अगर ये देखा जाए तो सिर्फ चुनावी वादे के अलावा और कुछ नहीं होता है। वैसे ये बात कई बार नेता भावनाओं में बह करके बोल जरूर जाते हैं, लेकिन होने की संभावना ना के बराबर रहती है। आप भी निश्चित रूप से कभी न कभी सोचते जरूर होंगे कि काश अगर ये रुपया हमारा डॉलर के बराबर हो जाए तो हम भारतीय कितने अमीर हो जाएंगे। क्या वास्तव में कभी ऐसा था कि एक डॉलर एक रुपए के बराबर था? जी हाँ, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय एक डॉलर हमारा एक रुपए के बराबर था। तो निश्चित रूप से आप भी सोचने लगे होंगे कि पिछले इन 70 सालों में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो एक रुपया और एक डॉलर कभी बराबर हुआ करता था वो आज की तारीख में 75 रुपए के आसपास जाकर के पहुंच गया है और रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। वैसे इस बात का खुलासा हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि डॉलर रुपया बराबर हो जाए तो हो सकता है कि आपको खुशी जरूर हो रही होगी, लेकिन वास्तव में यह भारतीयों के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं होने वाली है। इससे भारतीयों को कहीं ना कहीं नुकसान ही होना है। यह सुनकर के आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो लॉजिकली आपको यह बात जरूर समझ में आ जाएगी कि रुपया और मजबूत होने से हमारे भारत का फायदा या नुकसान कैसे होने वाला है। वैसे अगर यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखते रहें और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। इससे मैं भी रुपए की तरह कमजोर होने से बचा रहूंगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी देश की करेंसी के स्ट्रांग होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसा होता तो जापान के कंपैरिजन में बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टका 1.3 येन यानी जापानीज करेंसी के बराबर है। हालांकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि काश आज आप सोएं और सुबह ऐसी स्थिति हो कि रातों रात एक डॉलर और एक रुपया बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो अभी तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि काश अगर ऐसा हो जाए कि रातों रात एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाए तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा और स्थितियां हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। लेकिन यहां पर सोचने की बात है, हम दोनों कंडीशंस को देखते हैं और ये देखते हैं कि इससे हमको फायदा क्या हो सकता है और इससे हमको नुकसान क्या होने वाला है। पहले हम ये देखते हैं कि अगर डॉलर और रुपया एग्जैक्टली बराबर हो जाए या अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाए तो भारत को इससे फायदा क्या होने वाला है और भारतीयों को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहली बात तो ये होगी कि वो हर भारतीय जिसके पास एक रुपया भी होगा वो तुरंत के तुरंत लगभग 75 गुना अमीर हो जाएगा, और वो भारतीय जिसके पास कुछ भी रुपया होगा उसके लिए कुछ भी खरीदना मुश्किल नहीं होगा, उसके लिए सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। आईफोन 750 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। भारतीयों का विदेश में घूमना बहुत सस्ता हो जाएगा। हमारे बच्चों का विदेश में पढ़ना बहुत सस्ता हो जाएगा और रुपए की वैल्यू मजबूत होने की वजह से इंपोर्ट की प्राइस सस्ती हो जाएगी और ऑयल प्राइस हमारे लिए बहुत सस्ती हो जाएगी। हमको तेल, क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस सस्ती होगी तो तेल के दाम भी कम हो जाएंगे और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा और पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता हो जाएगा। साथ ही जिसकी सैलरी कभी 10,000 रुपए हुआ करती थी वो 10,000 डॉलर हो जाएगी। तो इंडियन के लिए तो ये यहाँ पर 10,000 डॉलर आपको 10,000 रुपए के बराबर हो गया, लेकिन जैसे ही विदेशों में आप जाएंगे तो वो वैल्यू अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। वो बहुत सारे बच्चे जो अपनी स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते थे वो इंडिया आना प्रेफर करने लगेंगे। मतलब कुल मिलाकर के मजे ही मजे रहेंगे इंडियंस के। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि कितने मजे आपको मिलने वाले हैं। कभी भी किसी भी चीज के प्रोज और कॉन्स दोनों को देखना होता है। अभी आपने ये देखा कि आपको अच्छा क्या मिलने वाला है इससे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि इससे आपको नुकसान क्या हो सकता है या भारतीयों को या भारत की इकोनॉमी को इससे क्या नुकसान होने की स्थिति बनेगी। तो सबसे जरूरी बात ये होगी कि भारत से एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि रुपए और डॉलर की वैल्यू सेम हो चुकी होगी। भारत के प्रोडक्ट बाकी देशों के कंपेरेटिव महंगे बिकने लगेंगे। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की सस्ती लेबर। रुपए का रेट बढ़ने की वजह से यहाँ की लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी और विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगी। सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में अप्रॉक्सीमेटली 55%
का कंट्रीब्यूशन करता है और लगभग 25% लोगों को रोजगार देता है। मतलब सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर में आने वाला एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी जीडीपी का एक बड़ा पार्ट है वो भारत से चला जाएगा। ऐसी स्थिति में कंपनियां दूसरे देशों में सस्ते लेबर की तलाश कर लेंगी और भारत में न जाने कितने लोग अपने आप ऑल ऑफ सडन बेरोजगार हो जाएंगे। कुल मिलाकर के भारत में फॉरेन का पैसा आना बंद हो जाएगा और इससे एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। ब्रांडेड कंपनियां भारत छोड़कर के जाने लगेंगी, जैसा कि 2007 और 2008 में हुआ था, जब $1 40 रुपए के बराबर हुआ करता था। इस समय इंपोर्ट तो अच्छा था, लेकिन बीपीओ और आईटी सेक्टर में भारी मंदी थी और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी इस दौरान। तो अब आपको यह समझ में आया होगा कि करेंसी की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक का रोल होता है। पर दोस्तों अभी इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बाकी ही है कि जब भारत की आजादी के समय डॉलर और रुपया बराबर हुआ करते थे, तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि लगातार रुपया कमजोर होता रहा और डॉलर की मजबूती बनी रही और हमारी इकोनॉमी को यह इफेक्ट करने लगा। ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। दोस्तों 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश को डेवलप करने के लिए और चीजों को सिस्टमेटिक करने के लिए भारत को बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट थी। तो 1950 में भारत सरकार ने विदेशों से बहुत सारा लोन लिया और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं था जितना एक्चुअली हमने लोन ले रखा था। तो कुल मिलाकर के जो कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, हमने लोन तो ज्यादा ले रखा था और हमारा सोर्स ऑफ इनकम ना ही उतना था और ना ही हम उतनी इनकम कर पा रहे थे कि उस लोन की अदायगी हम कर पाए। तो उस लोन को चुकाने के लिए सरकार ने रुपए को डिवैल्यूएट कर दिया। अब ये रुपए को डिवैल्यूएट करना कैसे होता है, इस चीज को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि हमने किसी कंट्री से 500 रुपीज उधार लिए और उस 500 रुपीज में से अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने 400 रुपीज खर्च कर दिए, जिसमें से 100 रुपए हमारे पास बच गए। अब हमको उस देश को 500 रुपए वापस करने हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम इतना है नहीं कि हम 500 रुपए पूरा का पूरा बना पाए अपने देश से। 400 रुपए हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, सिर्फ 100 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं। तो हम इस 100 रुपए को लौटाने के लिए या तो अपना सोर्स ऑफ इनकम हम बढ़ाएंगे या फिर दूसरा एक कोई प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब भारत सरकार होने की वजह से हमारे पास एक ऑप्शन यह है कि हम अपने ही रुपए को कंट्रोल कर सकते हैं और उस रुपए को कंट्रोल करने के लिए हमने उसको डिवैल्यूएट कर लिया। डिवैल्यूएट कर लिया मतलब हमने बहुत ज्यादा रुपया छाप लिया। अब जब बहुत ज्यादा रुपया हमने छाप लिया तो मार्केट में रुपया ज्यादा होने की स्थिति में उसकी वैल्यू कम हो गई। मतलब अब जो हमारा 1 रुपया था वो हो सकता है कि उस समय के 10 रुपए के बराबर हो जाए। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा 1 रुपया उस समय 10 रुपए के बराबर हो गया ज्यादा नोट छापने की वजह से। तो अब हुआ क्या कि जो हमारे पास 100 रुपए बचे हुए थे उस 500 रुपए में से हमने नोट ज्यादा छाप करके हमने उस 100 रुपए को कन्वर्ट कर लिया 1000 रुपए में। 1000 रुपए में से 500 रुपए हमने उस देश को वापस कर लिया कि ये लो भाई आपका कर्जा हमने चुका दिया, अब हम कर्जदार आपके नहीं रहे। लेकिन यहां पर फर्क क्या पड़ा कि 1 रुपए की जो वैल्यू थी वो घट गई। पहले $1 और 1 रुपए बराबर हुआ करता था, अब $1 10 रुपए के बराबर हो गया है। ऐसे ही कुछ हुआ था जब 1950 में $1 4.76 रुपीज के बराबर हो गया था। इसके बाद 1960-70 में चाइना से वॉर, पाकिस्तान से वॉर, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, जिसकी भरपाई करने और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके देश की कुछ चीजें सस्ती हो जाएं। तो ऐसे में सरकार ने रुपए को फिर से डिवैल्यूएट किया और डिवैल्यूएट करने के बाद $1 हमारे 7 रुपीज के बराबर हो गया। वैसे मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जब सरकार खुद से रुपए की वैल्यू को कम करती है तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, और अगर एक्सटर्नल कंडीशन यानी ग्लोबल कंडीशंस की वजह से रुपया ऑटोमेटिकली अगर कम होता है तो उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। हालांकि दोनों का एंड रिजल्ट एक ही होता है, दोनों में ही रुपए की वैल्यू कम होती है। जैसा कि 1973 में एक बड़ी ऑयल क्राइसिस की वजह से इंडिया को ऑयल खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था और उसकी वजह से रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्लोबल इफेक्ट की वजह से कम हो गई थी। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटा और 1990 आते आते तक $1 की वैल्यू 17 रुपए के बराबर हो गई। बहुत बड़ा झटका देश को 1991 में लगा और इसी के बाद इंडिया में लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। इस बात को डिटेल में समझने के लिए ऊपर आई बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी हुए मेरे प्राइवेटाइजेशन वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस दौरान रुपए को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर डाल दिया गया। फिर इसके बाद मार्केट की सप्लाई और डिमांड और कंडीशंस के अकॉर्डिंग रुपए की वैल्यू बदलती रही, मतलब बदलती क्या, कुल मिलाकर कमजोर होती रही। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी वही है कि क्या वाकई अगर रुपया मजबूत हो जाए, दैट मींस डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू
कम हो जाए, क्या उससे वाकई इंडियन इकोनॉमी को एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है? तो इस संदर्भ में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो देश एक्सपोर्ट करते हैं वो अपनी वीक करेंसी होने का फायदा भी उठाते हैं। जैसे कि चाइना, जहां पर $1 6.4 युआन यानी चाइनीज करेंसी के बराबर है। तो यहां पर आप ये बात समझ सकते हैं कि चाइना क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, उसके यहाँ बहुत सारे सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसकी करेंसी वीक होने की कंडीशन में सामान सस्ता होता है और बहुत सारे बाहर के देश उस सामान को परचेज करते हैं। वहीं जो देश इंपोर्ट करते हैं उनके लिए उनकी स्ट्रांग करेंसी होना उनकी इकोनॉमी में सपोर्ट करता है। करेंसी स्ट्रांग होने की कंडीशन में उनको विदेशों से सामान इंपोर्ट करने में आसानी होती है और प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं। अब अगर भारत के लिए देखा जाए तो भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो में हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट के कंपैरेटिव। तो ऐसी कंडीशन में अगर रुपए की वैल्यू हमारी मजबूत होती है, यानी $1 के कंपैरिजन में अगर रुपए की वैल्यू कम होती है, तो उस कंडीशन में हमारे इंपोर्ट में हमको हेल्प मिलेगा और डेफिनेटली इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एक ये भी है, यदि भारत मेक इन इंडिया में सफल हो जाता है तो यही हमारी वीक इकोनॉमी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और हमारे देश में बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में सप्लाई किए जाएंगे, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारे यहां ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे कि वैक्सीनेशन के केस में आप देख सकते हैं कि वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाले देशों में इंडिया भी शुमार हो गया है। तो अगर हम बाहर के देशों में वैक्सीन अपनी सेल करते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। अब वीक करेंसी होने की वजह से बाहर के देश हमसे वैक्सीन खरीदना पसंद करेंगे कंपैरेटिव टू रशिया या अमेरिका। जहां तक इंडियन इंपोर्ट का सवाल है, हम इंपोर्ट का बड़ा पार्ट ऑयल इंपोर्ट में खर्च करते हैं। तो अगर हम अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार लाएं और हम ऑयल में यानी पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, हम ज़्यादातर सोलर चीज़ों का इस्तेमाल करें, सोलर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, तो ऑयल और डीजल की जो हमारी खपत है वो कम होगी, चीज़ों को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा पैसा इंपोर्ट करने में ज़्यादा खर्च हो रहा है वो चीज़ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के करेंसी के स्ट्रांग होने से ये बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी एग्जांपल दिया था जापान का। निश्चित रूप से जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे सामान का एक्सपोर्ट वो बाहर करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जापान की करेंसी येन वो इंडियन रुपीज से भी कहीं ज्यादा कमजोर है। हमारा एक इंडियन रुपीज उनके 1.5 येन यानी जापानीज करेंसी के बराबर होता है। $1 109 येन के बराबर होता है। तो दोस्तों पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में बिल्कुल ना पड़ें, अपनी अकल लगाएं और मेक इन इंडिया को